तो आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, 3 पॉइंट्स दिए, पॉइंट P 3, 5, -4, पॉइंट Q -1, +1, 2 एंड पॉइंट R -5, -5, 2। ये 3 पॉइंट्स आपके एक 3D स्पेस में एग्जिस्ट करता है। 3 पॉइंट्स की वजह से आपको जो भी एक शेप मिलेगा वो एक प्लेन शेप मिलेगा। तो लेट्स जस्ट से इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। तो हम इसके ऊपर हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले वाले पार्ट्स बहुत इजी है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए जी भाई, पी क्यू यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर क्यू आर चाहिए एंड हमें यूनिट वेक्टर पी आर चाहिए। किसके लिए? डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। ये बात मत भूलो, कोई भी नॉर्मल वेक्टर रहेगा आपको क्या देगा? डायरेक्शन रेशियोज। बट अगर जब भी कोई यूनिट वेक्टर रहेगा आपको हमेशा क्या मिलेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस मिलने वाला है। और यूनिट वेक्टर पी क्यू हम जानते हैं क्या रहेगा जी, वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो समझ में आ रहा है हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे जी, हम ना जितना भी डेटा चाहिए रहेगा वो बना लेते हैं, आगे हर जगह पर यूज होने वाला है। जैसे कि सबसे पहले हम वेक्टर पी क्यू बना लेते हैं। वेक्टर पी क्यू क्या रहेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रहेगा। तो देखो क्या आएगा, -1 -3 -4i +1 -5 -4j +2 माइनस ऑफ -4 मतलब +4, 2 + 4 6 +6k। ठीक है। वेक्टर क्यू आर क्या रहेगा? r माइनस क्यू, तो -5 +1 -4 -5 -1 -6 +2 -2। वेक्टर पी आर, r माइनस पी, -5 -3 -8 -5 -5 -10 +2, ये +6 हो जाता है। ठीक है। अब देखो ये बताने की बात नहीं है, अगर मैं वेक्टर पी क्यू ले रहा हूं तो सेम तरीके से लूंगा, बट अगर मुझे कभी वेक्टर क्यू पी की जरूरत पड़ी मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लूंगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या लिखना है? एवरीवन अंडरस्टूड? पार्थ, मतलब अगर वेक्टर क्यू पी अगर लेना रहेगा तो हम क्या लेंगे? 4i कैप प्लस 4j कैप -6k कैप। ये क्लियर है एवरीवन? हमें अब इनका क्या चाहिए? मॉडुलस चाहिए रहेगा। वेक्टर पी क्यू का अमाउंट बहुत इजी है, क्या आएगा जी आपका? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आपको क्या मिलेगा? 36 प्लस 32 68। ठीक है, 68 को आप 17 इंटू 4 लिखोगे तो आप इसको 2√17 करके भी यूज कर सकते हो। देखो अब तक हम क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़े हैं, हमें जो भी गिवन डेटा पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेक्टर क्यू आर का मॉडुलस क्या रहेगा? ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ओके, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। देखो ये +4 -4 में यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हमेशा, तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। 36 प्लस 16 52, √52, ये 13 इंटू 4 है तो 2√13। आपको नेक्स्ट है जी वेक्टर पी आर का मॉडुलस, ये क्या रहेगा जी हमारा? 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 2√200 हो जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम 25 इंटू 8 लिख सकते हैं या फिर 100 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये सीधा क्या हो जाता है जी? 10√2 हो जाता है। ठीक है, अब जो कन्वीनियंटली जल्दी हो सकता है उसके लिए हम जाएंगे। सबसे पहला वाला पार्ट हमें क्या मिल जाता है जी भाई? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आप कौन से सेंस में लिख रहे हो वो भी मैटर करता है। आप पी क्यू के सेंस में लिखो या फिर क्यू पी के सेंस में लिखो, सेम ही रहते हैं डायरेक्शन रेशियोज।
सो आप साइड पी क्यू के लिए हम क्या लिखेंगे जब वेक्टर पी क्यू के लिए -4 +6 ऐसे लिखो, या फिर इसका डायरेक्शन उल्टा करके +4 +4 -6, ये दोनों के दोनों डायरेक्शन रेशियोज ही रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी साइड के, पी क्यू साइड। सिमिलरली क्यू आर के लिए क्या रहेगा जी, -4 -6 कुछ नहीं है तो 0 लिखना है, और +4 +6 0। पी आर के लिए क्या लिखेंगे जी, -8 -10 6 और +8 +10 -6। अगर इसका मतलब रहेगा कि ये साइड के ऊपर मैं इधर जा रहा हूं तो इसका मतलब रहेगा मैं इसी साइड के ऊपर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये समझ में आ रहा है? ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बोथ साइड्स जाता है। स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे ही दिखाते हैं, बराबर है, हम लाइन सेगमेंट को ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। सिंस आवर लाइन गोज ऑन बोथ डायरेक्शंस, इसलिए हम डायरेक्शन रेशियोज दोनों साइड वाले चूज करते हैं। अगर मैं किसी भी पॉइंट से जा रहा हूं, इसको फॉलो करके अगर मैं इधर जाता तो इसको फॉलो करके मैं इधर जाऊंगा, नथिंग एल्स। एवरीवन क्लियर? सो पहले आप चेकआउट कर लो हमारे डायरेक्शन रेशियोज। आपको अगर ये मिले रहेंगे या फिर ये मिले रहेंगे, दोनों सही है, क्रॉस चेक कर लो। यही मिला है, अब ये पहले क्यों किया, हम डायरेक्शन रेशियोज की मदद से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले वाले के लिए जाते हैं जी। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें क्या यूनिट वेक्टर चाहिए रहता है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ साइड्स अगर पूछा रहेगा तो उन्होंने क्या पूछा है भाई, यूनिट वेक्टर पी क्यू, यूनिट वेक्टर क्यू आर एंड यूनिट वेक्टर पी आर, ये पूछा हुआ है। और हम जानते हैं ये क्या रहता है जी, वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बनाते हुए नहीं बैठेंगे, हम सीधा क्या करेंगे भाई, डायरेक्शन रेशियोज को इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो हमें किसके वैल्यूज मिलेंगे अब, एल एम एंड एन के वैल्यू। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी, -L -M -N, इसके जैसे। ये क्लियर है? जैसे कि अब ये क्या रहेगा आपका, -4 अपॉन 2√17, आप उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो जी, -2 अपॉन √17, ये बनेगा जी हमारा -2 अपॉन √17, और ये क्या बनेगा जी हमारा 3 अपॉन √17, और इसको नेगेटिव साइन लगाकर। क्यू आर सीधा इसको अब 2√13 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाता है, -2 अपॉन √13 एंड ये -3 अपॉन √13, और ये रहेगा 0 वैसा का वैसा। नेक्स्ट नीचे tan√2 से डिवाइड करना है, tan√2 से डिवाइड कर रहे हो तो देखो इवेंचुअली क्या बनेगा, -4 अपॉन 5√2 कॉमा -1 अपॉन √2 कॉमा 3 अपॉन 5√2। ये क्या मिलेंगे जी आपको, डायरेक्शन कोसाइंस। आई होप सबको यही मिले रहेंगे। नेक्स्ट हमें एंगल P, एंगल Q और एंगल R निकालना है, थर्ड के लिए जा रहे हैं। तो लेट जस्ट से हम एंगल P के लिए जा रहे हैं। अब एंगल P के लिए हम क्या करेंगे जी, कौन से दो वेक्टर्स लेंगे, वेक्टर QP एंड वेक्टर RP। ये दोनों वेक्टर्स P की तरफ आ रहे हैं, आप उस पॉइंट से दूर जाना चाहते हो, लाइक PQ एंड PR, आपका चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनके बीच का अगर आप एंगल निकालना चाहते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी हमारा cos ऑफ, हमारा एंगल क्या है P, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट,
वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर पी आर अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू इंटू मॉड ऑफ पी आर, यही रहेगा। तो देखो अब क्या हो जाता है, पी क्यू डॉट पी आर मतलब इन दोनों का डॉट डॉट खेलना है अब, ठीक है। तो मैं अब सीधा कैलकुलेशन लिखने वाला हूँ, ये नजरों के सामने है, ठीक है। -4 इंटू -8 क्या हो जाएगा, +32। -4 इंटू -10 ये हो जाएगा +40। +6 इंटू +6 ये हो जाता है जी 36, ठीक है। तेरा वॉल्यूम थोड़ा कम कर रहे क्षितिज, ठीक है। वेक्टर पी क्यू का है जी 2√17 एंड ये है जी वेक्टर पी आर 10√2। एडिशन करके देखो कितना होता है, ये तीनों नंबर एपी में है बेसिकली, तो मिडिल टर्म का 3 टाइम्स 108 अपॉन, आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो जी 20√34। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्या 4 से डिवाइड होता है, ये 27 बन जाता है और ये 5 बन जाता है। तो हमें क्या मिलता है जी, cos ऑफ p इज इक्वल टू 27 अपॉन 5√34। √17 काफी बड़ा वैल्यू जाता है शायद। √34 मतलब लगभग 6 के पास रहेगा, राइट, 6 के अराउंड ही रहेगा। 5 इंटू लगभग 6 अराउंड 30 के पास, <<1 है, वही क्रॉस चेक करना था भाई, ये <<1 होना चाहिए, क्योंकि कोसाइन का भी 1 से बड़ा हो सकता है क्या किसी का, नहीं, ठीक है। ऊपर से ये कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ये कैसा एंगल रहेगा जी हमारा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे P के लिए किया वैसे अब Q के लिए करना था। ओके, एंगल P यही मिला है, ये या फिर ये कोई भी, ओके। एंगल Q के लिए जाता है, एंगल Q के लिए क्या लेंगे जी, डायग्राम रेफर करो, PQ RQ। PQ ऑलरेडी पता है, हम QR को जस्ट RQ करके लिखेंगे, ठीक है। तो हमने इसके लिए किया जी वेक्टर PQ एंड वेक्टर RQ को यूज किया, तो क्या हो जाएगा हमारा, cos ऑफ Q इज इक्वल टू वेक्टर PQ डॉट डॉट वेक्टर RQ अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर PQ इनटू मॉड ऑफ वेक्टर RQ। अब देखो वेक्टर QR और वेक्टर RQ का मॉडुलस सेम रहता है, उनका सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट रहता है, ठीक है। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, अगर वेक्टर QR ऐसा रहेगा तो RQ कैसा रहेगा जी, RQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर QR, ठीक है। इसको माइनस साइन करके लिखेंगे, तो देखो PQ इंटू RQ, तो -4 इंटू +4 -16 प्लस आगे जो भी रहेगा, -4 इंटू +6 -24, अगला वाला पार्ट तो 0 ही है, राइट, डिवाइडेड बाय वेक्टर PQ 2√17 और ये क्या है जी 2√13। आपको ये कितना मिलेगा, -40 अपॉन 4√221, ठीक है। कम ऑन, दिस इज 15 + 2 15 - 2, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², तो बेसिकली ये क्या रहेगा 15² - 2², 15 का स्क्वायर पता है, 2 का स्क्वायर पता है, तो करो, यही रहेगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी, तो देखो हमें क्या मिलता है, cos ऑफ q इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 अपॉन √221। अब देखो ये कैसा साइन है, निगेटिव, तो ऑब्वियसली ये कौन सा वाला एंगल है जी, ऑब्ट्यूज एंगल है।
हमें देखो थर्ड सॉल्व करते करते चौथे के लिए भी सेटअप मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल पी लिख लिया, एंगल आर के लिए जाते हैं अब। एंगल आर के लिए देखो हम क्या लेंगे, पी आर एंड क्यू आर, वेक्टर पी आर एंड वेक्टर क्यू आर। तो क्या आएगा हमें, कॉस ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू वेक्टर पी आर डॉट डॉट वेक्टर क्यू आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर पी आर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर क्यू आर। ये कितना होता है, पी आर डॉट क्यू आर ना, ऐसे करो मॉड या फिर ऐसे करो मल्टीप्लाई, फर्क नहीं पड़ता। -4 इंटू -8 प्लस 32, -6 इंटू -10 प्लस 60। ओके, अगला वाला पार्ट तो जीरो ही रहने वाला है, डिवाइडेड बाय इसका क्या है 2√13, इसका 10√2, 2√13 इंटू 10√2। ऊपर टोटल आता है जी 92 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या होता है 20√26। ठीक है, ये 4 से डिवाइड होता है, ये 23 हो जाता है और ये 5 हो जाता है। ठीक है, तो हमें देखो क्या मिलता है, cos ऑफ r इज इक्वल टू 23/5√26। √26 5 से बड़ा रहेगा, 5 मल्टीप्लाइड विथ समथिंग ग्रेटर देन 5, ऑब्वियसली ये 25 से बड़ा जाएगा। 23 अपॉन समथिंग ग्रेटर देन 25, ऑब्वियसली दिस इज लेस देन 1। ये कौन सा वाला एंगल है जी, एक्यूट। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ आया है। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो हमारा cos p क्या मिला था, cos q क्या मिला है और cos r क्या मिला है। cos p क्या मिला था जी हमें, 27/5√34। ठीक है, अब मजेदार बात, ये देखो ये कौन से वैल्यू को, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, राइट, ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और cos 1 को अप्रोच कब करता है, जब ये एंगल 0 को अप्रोच करेगा, बराबर है। मतलब एंगल आर और एंगल पी बहुत छोटे वाले एक्यूट एंगल है। तो हमने जो डायग्राम बनाया वो गलत बनाया। हमारा काइंड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर बात करेंगे, ये पी और ये आर कुछ ऐसे रहेंगे, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। देखो ये कॉस पी और कॉस आर 1 को अप्रोच कर रहे हैं, बहुत ही छोटे एक्यूट एंगल्स रहेंगे। तो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर मिल गए, कुछ नहीं, ये इधर जो कॉस है वो उधर कॉस इनवर्स करके लिखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट काइंड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सिंपल है, हमारे तीनों एंगल्स के कोसाइन सेम मिले क्या, नहीं, तो इक्विलैटरल तो है नहीं। किसी भी दो के सेम मिले क्या, नहीं, तो आइसोसेलेस भी नहीं है, बचा गया स्केलेन। ठीक है, ये हो गया इनकी मदद से। दूसरा वाला तरीका, आप पी क्यू क्यू आर और पी आर का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। देखना है क्या उससे, नहीं ना, जरूरत नहीं है ना। गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। एरिया, एरिया करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर्स को यूज करेंगे जी हम। ऑब्जर्वेशंस लिखवा के दिए थे, एरिया of triangle PQR is equal to 1/2 times of modulus of PQ cross QR। QR की जगह PR ले लेते हैं, दोनों पता है वैसे तो सेम ही है, ऊपर से दूर जा रहा है। ओके, तो PQ क्रॉस PR का मॉड चाहिए, तो उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, PQ क्रॉस PR, पहले ये निकालना पड़ेगा। ये क्या रहता है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो में लगेंगे जी भाई पी क्यू के। वेक्टर पी क्यू क्या है जी, -4 -4 +6
वेक्टर पी आर क्या है जी, -8 -10 +6। चलो देखते हैं क्या होता है। आई कैप के साथ कौन आएगा जी, -4 × 6 -24, 6 × -10 -60, बट माइनस ऑफ -60 +60 प्लस जे कैप के साथ देखो कौन आएगा, यहां से शुरू करेंगे। 6 × -8 -48 -4 × 6 -24, माइनस ऑफ -24 +24 प्लस के कैप मल्टीप्लाइड विथ के कैप। नेक्स्ट से शुरू करेंगे, -4 × -10 +40 -8 × -4 +32, तो -32। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये +36 आई कैप -24 जे कैप एंड वो मिलता है जी हमें +8 के कैप। ठीक है, आप 4 कॉमन लेकर भी इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। ठीक है, ये हमें क्या मिल जाता है जी, वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर, ये मिल गया। बट हमें इसका मॉडुलस चाहिए, सो लेट्स एंटर द ड्रैगन। तो मॉडुलस निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, इसको सिंपल फॉर्मेट में कर लो। 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 9 आई कैप -6 जे कैप +2 के कैप, जो भी रहेगा 4 टाइम्स ऑफ दिस ही रहेगा। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ दिस 9 स्क्वायर 81, 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4, 121। ठीक है, एंड रूट ऑफ 121 इज 11, तो 4 × 11, देखो आपको क्या मिला मॉडुलस 44। अब ये ईच वैल्यू अब उधर डालना है, तो देखो आपको एरिया क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 44, तो हमें क्या मिलेगा जी, 22 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सबको यही मिला रहेगा जिनका भी आया रहेगा। चलो 6th वाले पे चलते हैं, सरकम सेंटर। अब देखो सरकम सेंटर मतलब कैसा पॉइंट रहेगा, इसके ऊपर अंडरस्टैंड कर लो या फिर इसके ऊपर, दोनों के ऊपर सेम ही सेंस रहेगा। लेट्स जस्ट से दैट पॉइंट इज एस, तो एस ऐसा पॉइंट रहेगा कि जहां से एस पी एस क्यू और एस आर ये अगर डिस्टेंस अगर लेंगे, ये क्या रहेगा जी, सेम रहेगा, इक्वी डिस्टेंट रहेगा। सो वी कैन लिटरली स्टार्ट लाइक एस पी इज इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू एस आर, तो इवेंचुअली एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है स्क्वायर क्यों करते हैं, बाद में रूट नहीं चाहते हम, दैट्स व्हाई। तो 6th के लिए सरकम सेंटर, और हम कौन सा वैल्यू प्रेफर कर रहे हैं, हम ऐसा वैल्यू प्रेफर कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट एस रहेगा ये उसी प्लेन में रहेगा जहां पर ट्रायंगल पी क्यू आर बना है। ठीक है, सो लेट पॉइंट एस, रिक्वायर्ड पॉइंट को हमने कैसे शो किया जी, एक्स वाई जेड के टर्म में। ठीक है, तो हमें क्या होना चाहिए, सरकम सेंटर का मतलब एस पी इज इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू एस आर, स्क्वायर करेंगे तो एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर स्क्वायर। अब पी एस क्यू एस आर एस लिखना चाहते हो तो भी चल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एस पी या फिर पी एस का स्क्वायर क्या रहेगा, x -3 का स्क्वायर, y -5 का स्क्वायर प्लस z, z +4 का स्क्वायर। ठीक है,
तो एक साथ ही लिख लेते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस z प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का स्क्वायर। हमें यहाँ पर कितने अननोन फाइंड आउट करना है? 3 अननोन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें कितने इक्वेशंस की जरूरत रहेगी? 3 इक्वेशंस की जरूरत रहेगी। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे जी भाई? ये इक्वालिटीज। जब भी हमारी ऐसे 3 इक्वालिटीज होते हैं, वी कैन ऑलवेज मेक आउट 3 इक्वेशंस। 3 में से एट ए टाइम कितनों को चूज करना है? 2 को। 3C2 कितना होता है? 3 होता है। 3C2 कितना होता है? जल्दी जल्दी में भाई, इसलिए बोला वॉल्यूम कम कर। तो सबसे पहले दिस इज आवर फर्स्ट वन, दिस इज आवर सेकेंड वन एंड दिस इज आवर थर्ड वन। 3 इक्वेशंस बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इक्वेशन नंबर 1। फॉर इक्वेशन नंबर 1 हमने ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। अब ये बार बार लिखते नहीं बैठने वाला, सीधा, ठीक है। 1 इक्वल टू 2 लेकर चलेंगे, इन दोनों को एक्सपेंड करके नीचे ले लिया जी। इसका एक्सपेंशन क्या मिलता है जी हमें? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसका एक्सपेंशन क्या मिलता है जी? देखो, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। इसका एक्सपेंशन क्या मिलता है जी? जेड स्क्वायर प्लस 8z प्लस 16। जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, कन्वीनियंट हो जाता है कंपेयर करना भी। x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, y माइनस 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, z माइनस 2 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4। कुछ कटेगा? हाँ भाई कटेगा। आप क्या देखो, पावर 2 वाले सारे पार्ट्स कट रहे हैं। सब कुछ एक साइड पर लेकर आने का ट्राई करो। ये माइनस 6x उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? 8x। या माइनस 10y उधर भेज देंगे तो प्लस 10, प्लस 10 माइनस 2 प्लस 8 प्लस 8। ये प्लस 8z उधर भेज देंगे तो माइनस 8z, तो माइनस 12z। और ये जो सारे कॉन्स्टेंट्स है वो इधर ले लेते हैं आप, ठीक है। प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6, प्लस 6 इधर आएगा माइनस 6। अब ये प्लस 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50, 50 माइनस 6 44। तो इधर क्या बचा जी? 44। मेरे ख्याल से 4 से डिवाइड हो जाता है, कर देते हैं। तो देखो क्या मिल जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद? 2x प्लस, यहाँ पर कुछ मिस हुआ था क्या? ये मिस, ठीक है, प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 11। ये आपको क्या मिलना चाहिए जी? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 6th वाला काफी लंबा जाने वाला है, डोंट वरी। अब तक सिर्फ पहला पार्ट हुआ है, अब दूसरा करेंगे। ये समझ में आ गया कैसे आ रहा है? ओके, अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं जी। अब हम क्या करते हैं, 2 इक्वल टू 3 ये वाला पार्ट कंडक्ट करेंगे। 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखो 2 इक्वल टू 3 लेकर आते टाइम शुरुआत से अब ऑब्जर्व करो, इसका क्या है? z माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐड हो रहा है, इधर भी z माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐड ही हो रहा है। पूरा का पूरा पार्ट ही शुरुआत से क्या कर सकते हो जी? एलिमिनेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो हमारा ये क्या बनेगा जी? x प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी क्यों कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंड करके लिख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर नीचे y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, नीचे ना ये z माइनस 2 का होल स्क्वायर वैसा का वैसा ही लिख दिया। यहाँ पर अब x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, y स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पर भी 25, और यहाँ पर हमारा z माइनस 2 का होल स्क्वायर वैसा का वैसा लिख दिया।
पूरा ब्रैकेट ही सेम है, जेड वाला पार्ट दोनों साइड पे ऐड ही हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। और क्या कटता है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या, ये +2x उधर गया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8x। ये -2y उधर जाएगा +2y, तो देखो क्या हो जाएगा +12y। ठीक है, ये +1 इधर है, ये +25 +50 इधर आएगा -50, तो यहाँ पर क्या बचा -48। 4 से डिवाइड होता है, पूरा इक्वेशन 4 से डिवाइड हो जाता है। तो चलो कर लेते हैं, 4 से डिवाइड किया तो क्या मिला जी, 2x + 3y इज इक्वल टू -12। ये हमें क्या मिला जी, इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब क्या करेंगे जी, 1 = 3 परफॉर्म करेंगे। 1 पार्ट x² - 6x + 9 + y² - 10y + 25 + z² + 8y + 16 is equal to what? 8z। x² + 10x + 25 + y² + 10y + 25 + z² - 4x + 4z। वेरिएबल्स लीक हो रहे हैं मेरे से। ओके, और कुछ कटेगा नहीं, आप सब कुछ एक साइड पे कर लेते हैं। ये -6x उधर जाएगा +6x, तो यहाँ पर हो जाएगा जी हमारा 16x। ये -10y उधर जाएगा +10y, तो ये हो जाएगा हमारा +20y। ये +8z उधर जाएगा -8z, तो ये हो जाता है जी हमारा -12z। ये +25 +24 इधर आएंगे आगे, ये +25 हो जाता है, ठीक है राइट। हाँ जी, वो +4 इधर आएगा -4, 4 से डिवाइड होता है, ठीक है कर लेते हैं। 4 से डिवाइड किया तो देखो क्या मिला, 4x + 5y - 3z इज इक्वल टू माइनस। अभी ये तो इन दोनों का एडिशन है, ये इन दोनों का एडिशन है बेसिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व कर सकते हैं, उल्टा इजी है। सेकंड इक्वेशन को देखो, क्या मैं y को x के टर्म में या फिर x को y के टर्म में लिख सकता हूं? एनीवन, आराम से लिख सकते हैं, तो वही करते हैं। और किसी भी x को y के टर्म में लिखेंगे तो पूरा का पूरा y के टर्म में हो जाएगा। अब वही इक्वेशन 1 और 3 में डालेंगे तो सिर्फ y और z के टर्म में पहला इक्वेशन और y और z के टर्म में तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। फिर दो इक्वेशन, दो अननोन, y और z फाइंड आउट करेंगे और जो भी y मिला वो इस तरह डालेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। लाइकवाइज, ये क्लियर है? चलो इक्वेशन 2 के थ्रू जाते हैं। हमें इक्वेशन 2 क्या है जी, 2x + 3y इज इक्वल टू -12। किसको एलिमिनेट करना है, अगर किसको रखना है, y को रखते हैं। चलो x इज इक्वल टू देखो क्या हो जाता है, -12 + 3y अपॉन 2। ठीक है, आप चाहे तो ऊपर से कुछ कॉमन लेकर इसको ऐसा भी लिख सकते हो जी, 3 अगर कॉमन ले लिया तो -3/2 टाइम्स ऑफ, अंदर क्या बचता है जी
y प्लस 4। x का ये वैल्यू आप किस में डालोगे जी? 1 एंड 3 में डालोगे। ये क्लियर है? अब देखो आपका इक्वेशन 1 क्या हो जाता है उस वजह से। इक्वेशन 1 में सीधा डाल देते हैं आप x की जगह पर वो वाला पार्ट। 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा यहाँ पर बचेगा जी आपका -3 टाइम्स ऑफ y प्लस 4 प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 11। देखो अब ये क्या हो जाता है, -3y प्लस 2y माइनस y -12 -12 उधर जाएगा तो +12 +23 और यहाँ पर बचा जी आपका सिर्फ -3z। ये बन जाएगा जी हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 का नया वाला फॉर्म। चलिए उसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा अब यहाँ पर? यहाँ पर आपका सिर्फ 2 बचेगा। 2 अब उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ -3 टाइम्स ऑफ y प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ +5y -3z इज इक्वल टू -1। -6 टाइम्स ऑफ -6 तो अगेन ये -5 ही मिलेगा। -6 इंटू +4 -24 -24 उधर जाएगा +24। अगेन हमें वही मिलता है y-3z इज इक्वल टू 23। ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हम z को y की टर्म में लिख सकते हैं? यहाँ से z इज इक्वल टू यहाँ पर 23 प्लस y अपॉन -3। मतलब अगर मैं y का एक वैल्यू अगर अज्यूम करूंगा तो मुझे x का भी एक वैल्यू मिलता है और z का भी वैल्यू मिलता है। मैं y का अगर कोई दूसरा वैल्यू अज्यूम करूंगा तो मुझे x का भी नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा और z का भी। तो शुरुआत में बताया था मैंने इनफिनिट नंबर ऑफ मिलेंगे, ये वही था। क्लियर है? तो देखो हमें क्या मिला है। अब इससे इक्वेशंस कैसे बनाएंगे जी? देखो z इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है जी? 23 प्लस y अपॉन -3। ओके थोड़ा रिवर्स जाते हैं। क्या करेंगे, z को y की टर्म में नहीं लिखते, y को अब z की टर्म में लिखेंगे। यहाँ पे +y रहेगा, यहाँ पे अब -3z और ये -23। ओके ऐसा भी चल जाएगा। y को z की टर्म्स में, y को x की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। y ऑल्सो इज इक्वल टू वॉट? -12 -2x अपॉन 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें मिल जाता है जी ये इक्वेशन। सिंस दीज टू आर इक्वल तो हम सीधा लिख सकते हैं जी -12 -2x अपॉन 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -3z -23 अपॉन 1। y के नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 ही रहेगा। ऐसा कुछ आएगा। ये क्वेश्चन अगर ऊपर से जा रहा है आपका 6th वाला पार्ट, आई डोंट माइंड, ठीक है, बाउंस जा रहा है, टोटली अंडरस्टूड। बट इतना तो पता चल गया होगा हमें एक पॉइंट मिल रहा है क्या? नहीं, वी आर गेटिंग इनफिनिट पॉइंट्स। ओके हेवी हो गया थोड़े, अब बच्चों वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। XY प्लेन
divides line joining -1, 3, 4 and 2, -5, 6. Number 1. Internally in ratio 2:3. Option A. Option B is externally in ratio 2:3. Option C, internally in ratio 3:2. And option D, externally in ratio 3:2. क्वेश्चन समझ में आ गया? आपका एक्स वाई प्लेन जहां पर जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को एक रेशो में डिवाइड कर रहा है, वेदर इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली कर रहा है, और जो भी कर रहा है वो कौन से रेशो में कर रहा है, आपको ये पूछा है। आज एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस करता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा या फिर काफी लेंदी लग रहा होगा, बट इट्स नॉट अबाउट दैट। आप कैलकुलेशन के पहले रफ प्लान नहीं बनाते हो, इसलिए आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। अगेन आपको क्वेश्चन में क्या करना है उसका हिंट क्वेश्चन के अंदर ही है, तो आपको वो कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से आप क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हो। डिवाइड कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे जो कोई भी पॉइंट रहेगा, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं एक प्लेन के ऊपर, बट एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो भी पॉइंट रहेगा उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 रहता है, ठीक है। तो मतलब जो कोई भी पॉइंट रहेगा, लेट जैसे हमने इस पॉइंट को क्या अज्यूम कर लिया जी, इसको कुछ भी नाम डाल दो, इसको ए पकड़ लो, इसको बी पकड़ लो, और जो हमें पॉइंट चाहिए एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है उसको क्या अज्यूम कर लिया जी? सी। कर सकते हो? तो भाई लेट ए और बी, इसको ये जो है पॉइंट सी ये डिवाइड कर रहा है, और ये जो पॉइंट सी है ये कैसा है? एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 है, बराबर है। इंटरनली एक्सटर्नली आई डोंट केयर, ठीक है। वैसे आई केयर निकालेंगे, देखते हैं कैसे। इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे जज करना है वो बता दो, बहुत इजी है। हमारा जेड कोऑर्डिनेट क्या है? इधर 0 है, तो देखो ये दोनों पॉइंट्स के कौन से वाले कोऑर्डिनेट के ऊपर फोकस करो? जेड कोऑर्डिनेट के ऊपर, बराबर है। और मेरा पॉइंट सी इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? λ/1। तो सिर्फ जेड वाले पार्ट के ऊपर फोकस करो। जैसे इसका z1 रहेगा, इसका z2, इसका z1 मतलब क्या है? -1, 3, 4 है, और ये क्या है जी? 2, -5 एंड 6 है। तो लैम्बडा टाइम्स ऑफ 6 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू, यही होने को मांगता है। करो, लैम्बडा टाइम्स ऑफ 6 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी? 0 होता है। एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 है, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 है, या फिर सीधा इसको उधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया। दोनों में से आपको जो कन्वीनियंट लगे अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर लो। तो इसका मतलब 6 लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो लैम्बडा का वैल्यू क्या मिलेगा जी? -2/3। अब यहाँ पर मजेदार बात, अगर ये माइनस मिला है, हमने शुरुआत में क्या अज्यूम किया? इंटरनली कर रहा है, अब ये माइनस मिल रहा है, इसका मतलब ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नली इन रेशियो 2:3। 2 हम किसके साथ गए थे? पॉइंट ए के साथ। 3 हम किसके साथ गए थे? 2:3 ना। पहला वाला पहले पॉइंट के साथ रहता है, दूसरा वाला दूसरे पॉइंट के साथ है। ये लैम्बडा मतलब क्या है? λ/1 है ना, तो लैम्बडा के साइड वाला कौन सा है? 2, 3। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा पॉइंट, इधर सी है, इधर ए है और इधर बी है। दिस इज द लेंथ 2 एंड दिस इज द लेंथ 3। अब देखो जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? सी का जेड कोऑर्डिनेट क्या है? 0।
ए का जेड कोऑर्डिनेट क्या है 4, बी का जेड कोऑर्डिनेट क्या है 6। 0 से 4 कितने यूनिट पे रहता है? हिंट देता हूँ, 4 यूनिट पे होता है। 0 से 6 कितने यूनिट पे रहता है? 6 यूनिट पे रहता है। रेशियो क्या है? ठीक है। अब इसको एमसीक्यूज में क्विकली कैसे करना है? एक्स वाई प्लेन मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0, 0 अगर जेड कोऑर्डिनेट हो भाई तो 0 से ये दोनों के डिस्टेंस का रेशियो ले लो, पहला काम। ठीक है, 0 से 4, 0 से 6 तो मतलब 4:6, बोले तो 2:3। अब इंटरनल है या एक्सटर्नल? ये दोनों अगर पॉजिटिव है एक्सटर्नल, ये दोनों अगर निगेटिव है एक्सटर्नल, क्योंकि 0 नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव है, राइट? बराबर है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव तब बीच इंटरनल होगा ना। 0 कब आएगा बीच में? जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा, आपके साइड से एक निगेटिव और एक पॉजिटिव रहेगा। दोनों पॉजिटिव है तो 0 बाहर है, दोनों निगेटिव है तो 0 बाहर ही तो है। समझ में आया? तो दोनों के जेड कोऑर्डिनेट्स 0 से बाहर है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे भाई, एक्सटर्नली इन रेशियो 2:3 इज द आंसर। ये भी मेरे को आपको एक्सप्लेन करने में जितना टाइम लग रहा है उसके 1/3 टाइम से भी छोटे टाइम में ये सॉल्व हो जाता है। बट अप्रोच समझ में आ रहा है क्या करना है? पूरे ये -1 3 की जरूरत ही नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में। एक्स वाई प्लेन, जेड कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही पूरा गेम चलता है। जेड कोऑर्डिनेट 0 चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव है तो भाई एक्सटर्नल, ये दोनों ऑप्शन काट। फिर एक्सटर्नल है तो भाई 0 से कितना दूरी पर है? पहला पॉइंट 4, दूसरा 6, तो 4:6, 2:3। अगर पहला 6 और दूसरा 4 रहता ना तो 3:2 रहता। समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करने पे नहीं होता है, चेंज करके देखोगे आपको समझ में आएगा वो कंफ्यूजन के लिए क्या क्या दे रहे हैं। अब यहीं पर अगर ये ऐसा रहता तो -4, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, 0 इनके बीच में रहता है तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, इनमें से आंसर आता है। ठीक है। पॉइंट ए -4, 0 से -4 कितना डिस्टेंस पे रहता है? 4 यूनिट। 0 से +6 3 यूनिट, 6 यूनिट, तो 4:6 इंटरनली, 4:6 इंटरनली, इस तरीके से आता। ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन दू, क्विकली कर सकते हो? ओके करो। XY plane divides line joining line joining 1 2 3 and 4 to 1 in ratio. Option A 3:1 internally. Option B 3:1 externally. Option C 1:2 internally. Option D 1:2 externally. XY प्लेन Z0 होना चाहिए। जीरो पॉइंट से ये 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, 0 पॉइंट से ये 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, और ये जो पॉइंट 0 है ये 1 और 3 के बीच में नहीं आता है, उसकी वजह से ये एक्सटर्नली रहेगा इन 3:1। पता है मुझे ना अजीब किस बात का लगता है, जब तक पता नहीं था ट्रिक तब तो ऐसे मुंह लटकाए बैठे थे, जब पता चल गया तो मतलब छोटे बच्चे को बता दिया भाई खाने के बाद आइसक्रीम खाने जाएंगे। अब ये बता, समझ में आ रहा है? एक ही क्वेश्चन में आप बहुत सारे ट्रिक्स कर सकते हो।
वाई जेड प्लेन बोले तो एक्स जीरो होना चाहिए, अब सिर्फ एक्स वाले कोऑर्डिनेट के ऊपर। ये 1 से दूर है, ये 4, 1 एंड 4, 0 इनके बीच में नहीं है तो बाहर ही है एक्सटर्नली। एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। बहुत जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिया। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। क्योंकि देखो ना, एक्स चेंज हो रहा है, जेड चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है क्या? एक्स जेड प्लेन में वाई हमेशा जीरो रहता है, बेसिकली वाई चेंज नहीं होता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते टाइम मेरा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, क्या मेरा वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? नहीं। तो बेसिकली मैं एक्स जेड प्लेन को पैरेलल ही जा रहा हूं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपको लगता है भाई ट्रिक पता चल गया तो सबके लिए वही लगेगा, ठीक है। अगर ये -2 रहता तो 1:1, और 1:1 एक्सटर्नली होता ही नहीं है, 1:1 इंटरनली हो सकता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि m-n आता है ना डिनोमिनेटर में, m भी 1 n भी 1, नीचे 0 लेकर आओगे। उसी का मतलब ये वो एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब भाई इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा तब भी। एक्स वाई प्लेन को पैरेलल रहेगा ये लाइन सेगमेंट, मतलब ऐसा, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये लाइन सेगमेंट विल बी 2 यूनिट्स इन फ्रंट ऑफ इट, 2 यूनिट्स इन फ्रंट ऑफ इट। समझ में आया? ओके, चलो ऐसे एक एमसीक्यूज उठाते हैं। पॉइंट ए is given as 3, 2, -4. Point B is given as 5, 4, -6, and point R is given as 9, 8, -10. R divides AB in ratio. Three is to 2 internally, 3 is to 2 externally, 1 is to 2 internally, 2 is to 1 externally. कौन से पॉइंट के बारे में पूछा और कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछा है वो देखा करो। हिंट अगर चाहिए रहेंगे, वेक्टर्स को भी आप यूज कर सकते हो। आर डिवाइड करने का बोल रहा है, बट आर के अगर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ध्यान दोगे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट ये 3 और 5 से बाहर है, वाई कोऑर्डिनेट ये 2 और 4 से बाहर है, जेड कोऑर्डिनेट ये -4, -6 से बाहर ही है, मतलब आर पॉइंट बाहर है। तो भाई मतलब हमारे ये ऑप्शन तो क्या हो गए भाई, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अरे डिवाइड कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा तो फॉर श्योर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे जी, उसमें तो डाउट ही नहीं है, ठीक है। कोई भी एक कोऑर्डिनेट पकड़ के चलो, तीनों का, आइदर एक्स के लिए जाओ, आइदर वाई के लिए जाओ, या फिर जेड के लिए जाओ। 3, 5 एंड 9, 9 से 3 कितना दूरी पर है? 9 से 5 कितना दूरी पर है? 4। तो हमने क्या किया जी, 9 से 3 कितना दूरी पर है और 5 कितना दूरी पर है वो देखा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला जी, 6 मिला, और यहाँ पर हमें 4 मिला। या फिर 8 से देखो, 2 कितना दूरी पर है और 4 कितना दूरी पर है? 2 से 8 6, 8 से 4 4। -10 से देखो, -10 से -4 6 यूनिट्स पे, -10 से -6 4 यूनिट्स पे। तो थ्रू एंड थ्रू क्या रेशो आ रहा है? 3:2, 3:2। तो इंटरनली तो है नहीं, तो हमारा क्या रहेगा आंसर? डिड वी परफॉर्म एनी कैलकुलेशन? जरूरत ही नहीं रहती है।
आपको जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है, उसका मतलब आपको उसको विजुअलाइज करना है। क्वेश्चन जब ये पूछा जाता है तो भाई क्विकली होना चाहिए। आर डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, तो मतलब आर बीच में कहीं पर तो है या फिर बाहर कहीं पर तो है, तो एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स में ऐसा एक रिलेशन होना चाहिए। अगर आर इंटरनली डिवाइड करता तो भाई आर के कोऑर्डिनेट्स ए और बी के बीच में आते। सिंपल ऑब्जर्वेशन से पता चल जाता है आर इंटरनल तो हो ही नहीं, हो गई। ये क्लियर है? हो गया। वैसे आज मैं स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाला था, शुरू कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अब तक के कंसेप्ट्स में किसी को कोई डाउट है? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस, कोई डाउट है? किसने पुकारा? नो सर बोल। नो सुना ही नहीं दिया मेरे को, सिर्फ सर हाईलाइट हो गए। ओके, स्ट्रेट लाइन इन 3D, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं जी, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था हमने बेसिकली उसमें यही बोला है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें आइदर डायरेक्शन कोसाइंस पता होने चाहिए, या फिर हमें दो पॉइंट्स पता होने चाहिए जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहे, जिसकी मदद से हम क्या निकालेंगे जी, डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, पहले ध्यान देना। जो स्टूडेंट्स कल नहीं आए थे स्पेशली वो लोग ध्यान दो प्लीज। किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप को डिफाइन करने के लिए हम एक तो क्या करेंगे, एक वेक्टर की मदद लेंगे। ये वेक्टर कैसा रहेगा, ये वेक्टर इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इसी स्ट्रेट लाइन का छोटा पार्ट मतलब ये वेक्टर है। ठीक है, एंड सिंस दे आर पैरेलल, उनके डायरेक्शन कोसाइंस या फिर डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे जी, प्रोपोर्शन में। डायरेक्शन कोसाइन सेम रहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में रहते हैं। एंड सिंस डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में रहते हैं, दे हैव मल्टीपल वैल्यूज, तो सीधा इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज हम बोरो कर सकते हैं फॉर दिस स्ट्रेट लाइन। ये रहा पहला तरीका, कल हमने यही डिस्कस किया था डायरेक्शन कोसाइंस में। ठीक है, सेकंड था जी डायरेक्शन रेशियो। किसी भी स्ट्रेट लाइन को यूनिक होने के लिए हम क्या बोलते हैं भाई, दो पॉइंट्स के थ्रू एक ही लाइन जाता है, एक पॉइंट के थ्रू इनफिनिट लाइंस जाता है, बट दो डिस्टिंक्ट डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू कितने लाइंस जाते हैं, एक ही लाइन जाती है। और जब दो पॉइंट्स दिए रहेंगे तो हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पता रहते हैं, लाइक x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। इसकी मदद से हमने क्या देखा था, हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। और जब बोल रहा हूँ कि भाई हम स्ट्रेट लाइन इन 3D जब कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन इन 2D को रेफर क्यों करना है, ये डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज act as a slope of this straight line in 3D। और यही स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जब हम 2D में देखते थे तो क्या था, याद है, m इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे जी, एक तो tan थीटा लिखते थे, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखते थे, याद है। tan थीटा यहाँ पर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गैमा, तीन अलग अलग एंगल्स, इसलिए तीन, इधर एक ही है। इधर जो एक वैल्यू है इट इज अगेन रेशियो ऑफ y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। यहाँ पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड थर्ड एक्स्ट्रा डायमेंशन z2 माइनस z1 विल एक्ट एज अ डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट्स दिए रहेंगे तो भाई उसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं जी, इस स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। कल हमने बेसिकली यही डिस्कस किया था।
तो पहले हेडिंग डालो जी, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। स्ट्रेट लाइन इन 3D space is determined unique when number one, coordinates of one point on it and its direction ratios are given. And number two, coordinates of two distinct points on it are given. अगर आप स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करोगे, दिस इज लिटरली स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। ध्यान देना, डायरेक्शन रेशियोज मतलब स्लोप की तरह एक्ट करेंगे। स्लोप पता है और एक पॉइंट जिसके थ्रू वो लाइन जा रहा है वो पता है। 3D के अंदर एक पॉइंट, देखो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन इन अ 3D स्पेस इज डिटरमाइंड यूनिक। उसको हम यूनिक कंसीडर कब करते हैं, जब उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया रहेगा एंड उस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या रहता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का वो मैप रहता है। ठीक है, अगर किसी को डायरेक्शन रेशियोज अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि अगर डायरेक्शन रेशियोज अगर लिखे रहेंगे 2 3 5, इसका मतलब क्या रहता है, मैं किसी भी एक पॉइंट से, अब देखो ये प्लस है या माइनस है उसके ऊपर भी ध्यान रहता है, ये तीनों कैसे है, प्लस है। मैं किसी भी एक पॉइंट से एक्स डायरेक्शन में अगर +2 यूनिट गया, एट द सेम टाइम मुझे वाई डायरेक्शन में कितना यूनिट जाना पड़ेगा, 3, और जेड डायरेक्शन में कितना यूनिट जाना पड़ेगा, +5। समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर ये पॉइंट P पकड़ा, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स जैसे गिवन रहेंगे भाई 0 1 एंड 4। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक लाइन पे बिलोंग कर रहा है जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है जी, 2, 3, 5। ये है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो इसी के ऊपर अगर मैं पॉइंट कोई भी अगर नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करने के लिए जाऊंगा, बहुत इजी है फाइंड आउट करना, कितने डिस्टेंस पे वो मैटर नहीं करेगा, बट ये डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या रहता है वो समझो। मैं अगर इस पॉइंट से आगे जा रहा हूं, एक्स डायरेक्शन में मैंने कितने का चेंज किया, 2 का, मतलब मैं 0 से अब किधर गया, 2 पे। अगर मैंने ये किया तो y में मैं कितना जाना पड़ेगा, मेरे को 3 जाना पड़ेगा। x में 2 गया ना, y में कितना जाना पड़ेगा, 3। 1 + 3 4। z में कितना जाना पड़ेगा, 5 यूनिट्स। 4 + 5 9। ये पॉइंट भी उसी स्ट्रेट लाइन पे रहेगा। ये समझ में आ रहा है डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या रहता है? दिस इज लाइक उस डायरेक्शन में आप उतना यूनिट जा रहे हो। ये क्लियर है? डोंट वरी, ये समझ में भी अगर नहीं आ रहा है, आप विजुअलाइज करोगे आपको एक आइडिया आ जाएगा। सो 3D स्पेस के अंदर अगर एक पॉइंट है और हमारा अब तक का ऑब्जर्वेशन क्या है जी, हमारे जो ऑक्टेंट्स बने थे ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो एक पॉइंट के थ्रू इनफिनिट स्ट्रेट लाइन जाती है, बट एक पॉइंट के थ्रू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रेशियो वाला कितना लाइन जाएगा? आंसर देता हूं, एक जाएगा। 2D के साथ कंपेयर करो,
2D में एक पॉइंट के थ्रू और एक्स एक्सिस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाने वाला कितना लाइन जाएगा? एक ही लाइन जाएगा, एक यूनिक स्लोप और एक पॉइंट के थ्रू जाने वाला एक ही लाइन रहता है। सिमिलर थिंग विथ हैपेंड इन 3D स्पेस। एक पॉइंट के थ्रू एक डायरेक्शन रेशो वाला लाइन कैसा रहेगा? यूनिक रहेगा। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला लाइन कैसा रहेगा? यूनिक रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन के लिए 2D में भी फॉलो करता है, वही सेम पैटर्न हमारा 3D में भी फॉलो करेगा। बताने का मतलब यही है इस स्टेटमेंट का। और हमने जो 6 स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकालने के तरीके देखे थे, लाइक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म एंड डिस्टेंस फॉर्म, उसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो ये पहला वाला जो है ना, ये क्या बताता है आपको? स्लोप पॉइंट फॉर्म बता रहा है। और जब स्लोप दिया नहीं रहता था तो हम क्या यूज कर सकते थे जी? 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते थे। बेसिकली हम वही करने वाला है। 2D में हम 2 पॉइंट की मदद से क्या निकालते थे जी? स्लोप निकालते थे। यहां पर हम 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट की मदद से क्या निकालेंगे जी? डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और वापस 1 पे ही काम करेंगे। इसलिए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन बनाने के ये 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों को हम अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। ये क्लियर है? बट 3D के अंदर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर यूनिक रहेगा तो ये 2 चीजें ही होनी चाहिए। ठीक है? अब देखो, आपको कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर इंटरसेप्ट वगैरह कुछ नहीं रहता। यहाँ पर जो भी रहता है वो कौन होता है? डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ही होता है। ये क्लियर है? यहां तक लिख लिया? ओके। आगे जाने से पहले एक नोट लिख लो। There are 2 types of equations for a straight line in 3D space। ये क्यों लिखवा रहा हूं बताता हूं। स्ट्रेट लाइन जो हमने 2D में लिखा था वहां पर भी हमने 2 डेफिनेशन लिखे थे। एक लोकस के टर्म में लिखा था और एक अल्जेब्रिक टर्म में लिखा था। एनी लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, ये लिखा था, बराबर है। और उसमें हम स्लोप वगैरह सब कुछ निकालते थे। ये क्लियर है? बट अब स्ट्रेट लाइन को जब हम स्पेस में लेकर जा रहे हैं तो हम किसकी मदद ले रहे हैं? डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज ओरिजिनली किसके होते हैं? वेक्टर्स के होते हैं। ठीक है? स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट रहता है उसके कोऑर्डिनेट्स भी रहते हैं, लाइक x, y, z करके। ठीक है? तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम में अगर लिखेंगे तो वो एक तरीका रहेगा। वेक्टर के सिस्टम में लिखेंगे, पॉइंट को हम वेक्टर के टर्म में क्या पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, बराबर। तो इसलिए हमारे क्या बन जाता है जी? 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस फॉर अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है? पहला वाला फॉर्म रहता है जी वेक्टर फॉर्म और दूसरा वाला फॉर्म रहता है जी कार्टेशियन फॉर्म। ऐसा मत सोचो कि सर पहले वाले के लिए वेक्टर फॉर्म है और दूसरे के लिए कार्टेशियन। नहीं, हर एक के 2 फॉर्म बनने वाले हैं। समझ में आ रहा है? वेक्टर फॉर्म मतलब ये कौन सा वाला फॉर्म रहेगा जी? आपका आई कैप, जे कैप एंड के कैप के टर्म में रहेगा। और ये जो कार्टेशियन फॉर्म रहेगा ये आपका किसके टर्म में रहेगा जी? आपका एक्स, वाई और जेड के टर्म। वैसे ये आई कैप, जे कैप, के कैप इसके साथ भी एक्स, वाई, जेड आने ही वाला है। बट स्पेशली वेक्टर फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म है जी? कंपोनेंट फॉर्म। ये क्लियर है? आगे जाके पता चल जाएगा, बट ये स्पॉइल ना हो उसके लिए पहले से बता के रख रहा हूं। आज हम एटलीस्ट पहला वाला पार्ट तो देख ही लेते हैं। बहुत इजी। आपको वेक्टर्स अगर समझ में आ रहा है ना
ये बहुत इजी है। यहाँ पर अब आपका पोजीशन वेक्टर वगैरह वगैरह जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उस टाइम पे बोले थे वो इजीली समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेक्टर एंड कार्टेशियन equation of a straight line. This is our main topic. And let's start with theorem 1. याद रखने के लिए theorem 1 कौन से वाले फॉर्म का है? वेक्टर फॉर्म का रहेगा। अब देखो हमने ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा था, फॉर अ स्ट्रेट लाइन टू बी यूनिक इन अ 3D स्पेस, दो चीजों की जरूरत रहेगी, आइदर एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो गिवन रहे या फिर 2 पॉइंट गिवन रहे। उसमें से हम पहले वाले पार्ट पे जा रहे हैं। हमारा जब भी कोई पॉइंट 3D स्पेस में रहेगा तो वेक्टर वाले जगह पर जाएंगे तो उस पॉइंट का हमारा क्या आएगा जी? पोजीशन वेक्टर आएगा। और डायरेक्शन रेशियो जो भी हम बोरो करेंगे किसी वेक्टर का तो ऑब्वियसली हमें क्या दिया रहेगा? एक वेक्टर दिया रहेगा। तो ये स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंग है। सो द वेक्टर इक्वेशन of a straight line through a point with position vector है, with position vector A and parallel to given vector B. Is given as vector R is equal to vector A plus lambda times of vector B. अब यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है। lambda is what? lambda is a scalar quantity, ठीक है। lambda is any real number. अंडरस्टैंड करें? अब इसको लिख लिया। अब एक छोटा सा डायग्राम बनाना, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। थ्री में काम करना इजी ही रहता है, बस काम किधर बढ़ता है पता है? आपके इक्वेशंस के कितने फॉर्म है? 2 फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। बचपन में वो गेम खेला रहेगा तड़ैत मड़ैत, एक लाइन के आगे या फिर पीछे जंप करना है, इधर वही करना पड़ता है मोस्टली। अगेन आपको एक हेल्प करने के लिए हिंट दे देता हूं, दोनों में से किसी भी एक फॉर्म के ऊपर हाथ बिठा लो और ये जो कन्वर्जन रहता है उसको अच्छे से कर लो, आपको बहुत इजी जाएगा 3D। बताऊंगा आगे कैसे करते हैं, बट पहले इंडिविजुअली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, डायग्राम बनाना है। We have a 3D space, उसके अंदर अब देखो क्या दिया है हमें, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या रहता है? ओरिजिन से कनेक्ट किया हुआ एक वेक्टर रहता है। तो लेट्स जस्ट से ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं और ये एक पॉइंट है जिसके थ्रू वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। एंड इफ दिस इज ओरिजिन तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा? दिस इज माय वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ए स्टेटमेंट के हिसाब से। एंड ये स्ट्रेट लाइन कैसा है? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर ए
एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी, मतलब देखो ये एक वेक्टर बी है जिसे ये स्ट्रेट लाइन क्या है जी, पैरेलल है। अब देखो हम खुद से कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये ब्लू कलर में जो भी बनाया है वो क्या है जी, वो गिवन डेटा है स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैंने इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लिया तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो लेट जैसे ये गिवन पॉइंट जो है हमने उसको ए बोल दिया, मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया जी, इस पॉइंट को नाम क्या लेना है, पॉइंट पी ले लेते हैं, अगर पॉइंट आर उठाना है आपका चॉइस, पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है। और हम इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। लेट जस्ट से ये डॉटेड लाइन बना दो, एंड तक दिख रहा है क्या रेड कलर, हमने नए वाले कंस्ट्रक्शंस करे। ये वेक्टर ए था, इसको नाम क्या देना है, दिस इज रैंडम पॉइंट, लेट जस्ट से हमने इसको नाम दिया जी वेक्टर आर, ठीक है। अब वेक्टर बी दिया रहेगा, मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोज पता रहेंगे। हमने पॉइंट पी ले लिया तो मैं ऐसा बोल सकता हूं वेक्टर ए पी एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, वेक्टर ए पी एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। पैरेलल मतलब कोलिनियर भी हो सकता है, बिकॉज हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वेक्टर ए पी इज एनी स्केलर मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर बी। ओके, पहले डायग्राम बना लो, थ्योरी वाइज जाते हैं। Let O is origin and A is given point with position vector A, point P is random point on straight line with position vector R, and since straight line is parallel to vector B, vector AP and vector B are पैरेलल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं भाई, अगर पैरेलली शिफ्ट किया तो ये कोलिनियर भी हो सकता है एवरीवन। और हमने कोलिनियरिटी में क्या देखा था, अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर रहेंगे, कोई भी दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर अगर रहते हैं तो एक वेक्टर को हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, बराबर है। अब ये स्केलर क्या है हमें पता है क्या, नहीं, ये स्केलर हमें नहीं पता, क्योंकि भाई हमने आर, वेक्टर आर पॉइंट पे रैंडमली लिया है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ का हमें कुछ सेंस है क्या, सेंस का सेंस है, लेंथ का कोई भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा जी, सीधा वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। यहां पर बताओ, लिखो जी, लैम्बडा इज एनी स्केलर। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि भाई एपी एंड वेक्टर बी आर पैरेलल या फिर कोलिनियर,
ये क्लियर है। अब वेक्टर एपी को लिखेंगे भाई कैसे? वेक्टर एपी इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एवरीवन, वेक्टर एपी हम कैसा लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर पता है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर पता है, तो ये क्या हो जाता है जी हमारा? वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इधर का माइनस वेक्टर है उधर भेज दो तो देखो क्या हो जाता है? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये क्लियर है एवरीवन? काफी छोटा थ्योरम है, काफी इजी है, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। बट पहले इससे रिलेटेड दोनों थ्योरम्स देखने जरूरी है। यहां तक लिख लिया? किसी के आगे चाहे तो लिख दो जी, ए वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, हेंस प्रूव्ड। अब एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं जी। हमारा पोजीशन वेक्टर ए मतलब कैसा दिया रहेगा? लेट्स जस्ट एग्जांपल के लिए हमने लिया है जी, दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। ये पोजीशन वेक्टर शो करता है। हमारे ये पॉइंट ए क्या रहेगा? विथ कोऑर्डिनेट्स 2, 3, -6। ये समझ में आ रहा है ईश्वर? ये थ्योरम के साथ कंपेयर करना है। पॉइंट गिवन है ना, ये हमने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, और पैरेलल टू सम वेक्टर, दूसरा कोई भी एक वेक्टर जिसको एक पैरेलल है, छोटा वाला लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा वाला नहीं लेते हैं। लेट्स जस्ट से आई कैप जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो हमारा ऐसा एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए जो वेक्टर ए के थ्रू जाता है और इस वेक्टर को पैरेलल है। स्टेटमेंट का मतलब यही है एवरीवन। तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा इक्वेशन के हिसाब से? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्पेसिफिकली कौन सा वाला इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन। क्या बन जाएगा हमारा? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। कंपेयर करो, सीधा वैल्यूज डाल दो, ये क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये बन जाता है जी हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी एग्जाम्पल के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहां पर लैम्बडा का जो साथी रहता है, इसके आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स क्या लेकर आते हैं जी? डायरेक्शन रेशोज। और ये जो नॉर्मल वाला है ये वो पॉइंट है जिसके थ्रू वो जा रहा है। समझ में आ रहा है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इज गिवन एज लाइक दिस। फर्स्ट पार्ट इसके थ्रू जाता है, लैम्बडा के साथ वाला पार्ट इसको पैरेलल है। इस तरीके से होगा जी इसका रिप्रेजेंटेशन। आपको लग रहा होगा कि सर हम सारे के सारे कैलकुलेशंस ऐसे करते हैं क्या? नहीं, ये तो हमने एक वेरिएबल अज्यूम किया है। बट व्हाट इफ दैट वेरिएबल हैज सम वैल्यूज? एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, हमें जो चाहिए वो मिल रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाले स्ट्रेट लाइन कितने बनेंगे? एक ही बनेगा। इस थ्योरम को अप्लाई करके हमने बना लिया। ऐसे टाइप से कोई अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो हम सीधा बोल सकते हैं कि भाई इस पॉइंट के थ्रू और लैम्बडा के साथ वाला जो है वो डायरेक्शन में जाने वाला स्ट्रेट लाइन है। एवरीवन क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? थ्योरम 1 थ्योरम 2 की तरफ चले। अभी हमने वेक्टर इक्वेशन देखा, अब हम देखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन।
टेक योर टाइम, अभी के अभी पूरा हजम नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लो स्पीड से जब सेम सेटअप रहेगा। अब हमें बस जो डेटा गिवन रहेगा वो वेक्टर वाले टर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरम 2। ये हमारा कौन सा वाला फॉर्म रहेगा जी? ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म रहेगा। The Cartesian equation of a straight line through point x1, y1, z1 and having direction ratios proportional with a, b, c। बताया था, याद है? डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में होता है, क्योंकि भाई डायरेक्शन कोसाइन एक ही होता है, डायरेक्शन रेशियोज मल्टीपल होते हैं, दैट्स व्हाई प्रोपोर्शन में। एंड डायरेक्शन विथ हैविंग डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल विथ ए बी, a comma b comma c is given as x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। ठीक है। देखो सेम डायग्राम के ऊपर अंडरस्टैंड करो, समझ में आ जाएगा। अब जो हमें पॉइंट पहले एज अ पोजीशन वेक्टर ए दिया था, अब वो कैसा दिया है जी? कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, लाइक x1, y1 एंड z1। और ये जो वेक्टर बी दिया था उसके क्या दिए रहेंगे जी हमें? अब डायरेक्शन रेशियोज दिए रहेंगे। वेक्टर बी गिवन है, इसका मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन रहेंगे। उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है जी? a, b, c। अब हमने क्या किया जी? एक पॉइंट P, रैंडम पॉइंट P अज्यूम किया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है जी? x, y, z। अब सिंपल, अगर ये डायरेक्शन रेशियोज, दिस वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर AP, हमने वैसे लिखा था, तो ऑब्वियसली इनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहेंगे जी? प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो बेसिकली हम वही कर रहे हैं, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये प्रोपोर्शन में होने चाहिए, फिर वही अपना क्या बन जाता है? देखो, इक्वेशन बन जाता है। काफी सिंपल कंसेप्ट है। आपस से बता देता हूं आपको, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, अदरवाइज दिस कंसेप्ट्स आर रियली रियली सिंपल। स्टार्ट करें, यहां तक लिख लिया, ठीक है। वापस से ऐसा डायग्राम बनाओ पहले के लिए, जैसा बनाया था वैसे ही।
वेक्टर एन नहीं पकड़, ए कॉमा बी कॉमा सी पकड़ता है, कुछ लिखते नहीं बैठता है। ये वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज अगर ए कॉमा बी कॉमा सी है, मतलब ये वेक्टर क्या रहेगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप रहेगा। ठीक है, अब देखो प्रीवियस वेक्टर फॉर्म को हम यूज करेंगे। अगर मेरे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, तो मेरा वेक्टर ए क्या हो जाता है जी, x1 i कैप y1 j कैप एंड z1 k कैप हो जाएगा। और मेरा जो गिवन वेक्टर था वहां पर बी की जगह हम यहाँ पर वी अज्यूम कर लेते, बी डबल नहीं चाहते, और जिस वेक्टर को वो पैरेलल था, लेट्स जस्ट से दैट वेक्टर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगेन पिछले वाले पार्ट के साथ अगर कंपेयर करोगे, ये क्या है जी, हमारा पॉइंट लेकर आता है, और ये पार्ट क्या लेकर आता है जी, डायरेक्शन रेशियोज लेकर आता है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था जी, अब हमने एक रैंडम पॉइंट, ये वेक्टर आर अज्यूम किया था, रैंडम पॉइंट पी विथ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर अज्यूम किया था। वेक्टर आर क्या होगा जी, देखो वेक्टर आर विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रहेगा। एवरीवन बराबर है। अब यही तीन वैल्यूज हमें वेक्टर फॉर्म इक्वेशन में डालना है। हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या रहेगा, a line passing through position vector A and parallel to vector V given as vector R is equal to vector A plus lambda times of vector V। इस तरीके से लिखूंगा मैं यहाँ पर। एवरीवन समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है जी, ये वेक्टर A, वेक्टर V एंड वेक्टर R का जो ये कंपोनेंट फॉर्म है, सीधा किसके अंदर डालना है, ये इक्वेशन के अंदर डालना है। इधर आता हूं, तो देखो हमारा क्या हो जाता है, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है जी, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर वी ना, मैं लैम्बडा को अंदर लेकर जाता हूं। लैम्बडा क्या है, स्केलर है। स्केलर से अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, सिर्फ मॉडुलस चेंज होता है। तो ये लिख दिया जी हमने, लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर आई कैप के दो टर्म है, इनको यूनिफाई करना है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू लैम्बडा आई कैप, और ये x1 आई कैप। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x1 प्लस ए लैम्बडा आई कैप। यहाँ पर जे कैप के साथ देखो, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर लैम्बडा इंटू बी, लैम्बडा बी जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा मेरा y1 प्लस बी लैम्बडा जे कैप। सिमिलरली नेक्स्ट क्या बनेगा जी, z1 प्लस सी लैम्बडा के कैप। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये बराबर है। नाउ सिंपल क्वेश्चन, ये आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में क्या होता है, हिंट देता हूं, वेक्टर होता है। बराबर है, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में क्या होता है, वेक्टर होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे कौन दिखाई दे रहा है, वेक्टर है। राइट साइड पे भी कौन है, वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर के बीच में कौन सा साइन है, इक्वल है। इसका मतलब क्या रहेगा, इनके आई कैप के कंपोनेंट, जे कैप के कंपोनेंट एंड के कैप के कंपोनेंट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये यहां पर आने की वजह से, देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्बडा, y इज इक्वल टू, इसको हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, कंपेयर करने इजी हो जाएगा। देयरफॉर x is equal to x1 plus a lambda, y is equal to y1 plus b lambda,
z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा। ये क्यों कर पा रहा है, समझ में आया एवरीवन? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? आई डोंट माइंड रिपीटिंग माई सेल्फ। हमें वेक्टर फॉर्म पता था, वेक्टर फॉर्म में हमने बस इनके वैल्यूज डाल दिए, जिस तरीके से दिया था उस तरीके से सिंप्लीफाई किया तो हमें ये वाला पार्ट मिला। दिस इज वन वेक्टर, दिस शोज अनदर वेक्टर, और कैलकुलेशन के टाइम पे पता चला दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। और कोई भी दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनके कंपोनेंट्स सेम होते हैं, तभी रहेगा। बराबर है, तो पैरेलल भी नहीं बोल रहा, इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, आई कैप के कंपोनेंट इक्वेट किए, हमने जे कैप के कंपोनेंट इक्वेट किए, एंड हमने के कैप के कंपोनेंट इक्वेट किए। ये समझ में आया? वापस से ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको हाईलाइट कर देना यहाँ पर। रीजन क्या है बताता हूं। मैं इसको बोलता हूं जी पैरामेट्रिक फॉर्म। ये वो फॉर्म है जो आपको वेक्टर से कार्टेशियन एंड कार्टेशियन से वेक्टर जाते टाइम बीच में हमेशा मिलता ही मिलता है। समझ में आ रहा है? आप जब किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपको कौन हेल्प करेगा? पैरामेट्रिक फॉर्म यूज हेल्प करेगा। कैसे? समझ में आ जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये तीनों जगह पर एक टर्म सेम है। कौन है वो? लैम्डा। लैम्डा को अकेला कर दो, यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ का प्लस x1 इधर जाएगा माइनस x1, और यहाँ का मल्टीप्लाइड विथ a हो जाएगा डिवाइडेड विथ a। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, a लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस x1, सो इवेंचुअली लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन a। यहाँ पर देखो क्या मिलता है जी, b लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस y1, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y माइनस y1 अपॉन b। यहाँ पर देखो क्या होता है जी, z माइनस z1 इज इक्वल टू मिलता है जी c लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है जी z माइनस z1 अपॉन c। आप तीनों जगह पर LHS में कौन है? लैम्डा। तो लैम्डा अगर इसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल है, इसके साथ इक्वल है, तो मतलब ये तीनों इक्वल है। तो हम क्या बोल रहे जी, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये हमारा कौन सा वाला फॉर्म बन जाता है जी, कार्टेशियन फॉर्म। अब मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमेशा क्या बोलता हूँ, ये इक्वालिटी के बाहर लैम्डा लिख दिया करो। ठीक है, ये लैम्डा लिखने की वजह से आप सीधा किस पे जंप कर सकते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में। ये कौन सा वाला फॉर्म है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, इधर का बॉक्स। बराबर है। ये इक्वालिटी अगर है, मैंने इस इक्वालिटी को किसके इक्वल बोला, लैम्डा के बराबर। एंड ये लैम्डा के बराबर जैसे ही बोला, आपको x y और z को इधर रखना है, बाकी सारे पार्ट को उधर भेज देना है, तो आपको कौन सा वाला फॉर्म मिलता है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म मिलता है। ठीक है, और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या दिखाता है, x1 से जाने वाला a को पैरेलल, y1 से जाने वाला b को पैरेलल, z1 से जाने वाला c को पैरेलल। बेसिकली x1 y1 z1 से जाने वाला और a b c को पैरेलल। ये क्या है हमारा पॉइंट, x y और z। देखो हमने वेक्टर फॉर्म से शुरू किया था, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर v। ये हमारा कौन सा वाला फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। तो जब भी आपको डेटा गिवन रहता है, यू कैन आइदर मेक वेक्टर फॉर्म और यू कैन मेक कार्टेशियन फॉर्म। लेट जैसे कोई स्टूडेंट है भाई, वो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वीनियंट फील करता है, बट क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो किस में दिया है, वेक्टर फॉर्म में। तो मैं सजेस्ट क्या करता हूं भाई, आप ना कन्वर्जन सीख लो, किसी भी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड कार्टेशियन फॉर्म से
वेक्टर फॉर्म में, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड यू विल फाइंड आउट आपको हर बार कौन मिलता है जी, पैरामेट्रिक फॉर्म। और शॉर्टकट तरीका, प्रिपेयर करते टाइम ऑलवेज गो फॉर पैरामेट्रिक। यहां से इधर भी जा सकते हैं या फिर उधर भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऊपर रीड करो, इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मैंने सही बोला? वापस से अब कार्टेशियन फॉर्म बोलता हूं मैं इससे, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। कार्टेशियन फॉर्म भी बोल दिया पैरामेट्रिक फॉर्म से, तो ये आपको हेल्प करेगा। डोंट वरी, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे, पर ये थ्योरम 2 अच्छे से कर लो। फर्स्ट थ्योरम इज ऑलवेज वेक्टर वाले पार्ट से ही जाएंगे। वेक्टर में जैसे ही आप ये इनके कंपोनेंट वाले वैल्यूज डालते हो, कंपेयर करते हो, आपको कौन सा वाला फॉर्म मिलता है, कार्टेशियन फॉर्म मिलता है। अब एक क्वेश्चन लिया था हमने वेक्टर के लिए, उठाते हैं वो, उसी को अब हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिया था, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो बेसिकली क्या था जी, पॉइंट ए है जी 2,3,-6 एंड आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है जी 1,1,1। आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो अगेन ये क्या है जी, ये है हमारा पॉइंट और ये क्या है जी, हमारा डायरेक्शन रेशियो। कार्टेशियन फॉर्म को याद कैसे रखना है, सिंपल, दिस इज ऑलवेज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट, और डिनोमिनेटर में हमेशा रहेगा डायरेक्शन रेशियो। दिस इक्वल दिस, ऐसा लिख दिया। डायरेक्शन रेशियो जो भी है उनको क्या करना है, नीचे लिख देना, और ऊपर देखो क्या होगा, x से ये माइनस होगा, y से ये माइनस होगा, z से ये माइनस होगा, तो ये बन जाएगा जी मेरा x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 इज इक्वल टू z प्लस 6/1। इसी को अगर आप इक्वल टू लैम्बडा करोगे तो देखो आपको x y z का वैल्यू क्या मिलता है, x इज इक्वल टू मिलता है जी 2 प्लस लैम्बडा, y इज इक्वल टू मिलता है जी 3 प्लस लैम्बडा, और z इज इक्वल टू मिलता है जी माइनस 6 प्लस लैम्बडा। अब इसी को हम वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हमें यही मिला था, यही मिला था एवरीवन, ठीक है, ओके। कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। कोई अगर इसके ऊपर और कंटिन्यूस अगर प्रैक्टिस करना चाहता है तो सिंपल, पॉइंट के कोऑर्डिनेट पकड़ो, एक डायरेक्शन रेशियो पकड़ो, शुरू हो जाओ। आपको बस 6 वैल्यूज चाहिए, 3 पॉइंट्स के लिए और 3 डायरेक्शन रेशियो के लिए। पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स, डायरेक्शन रेशियो के 3 वैल्यूज, बस यही चाहिए। आप इस कंसेप्ट को कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।